जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो खोपड़ी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है साथियों। और एक दो रोज़ में यह ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजी थोड़ा लंबा चैप्टर सब है इसमें, तो देख लीजिए। 2 दिन लगभग और चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग कमेंट करिए कि क्या कहते हैं, फिजिक्स पढ़ा देंगे या ऐसे तो सोच रहे हैं कि फिजिक्स ही पढ़ा के ख़त्म कर देंगे ताकि तीनों साइंस अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी और क्या कहते हैं पॉलिटी लेके चलेंगे, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए, चलिए इसको हम लोग देखने वाले। आ जाइए। मनुष्य के सिर के अंतःकंकाल के भाग को खोपड़ी कहते ही नहीं याद रखना है। इसमें 29 अस्थियाँ होती हैं। देख लीजिए, खोपड़ी में कितना अस्थियाँ होती है, तो 29 अस्थियाँ होती है। इसमें से 8 अस्थियाँ जो 8 अस्थियाँ ना संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो यह आपको यह ध्यान में रखना है, ये सब जो ना आगे को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। वैसे याद रख लीजिए कि 29 अस्थियाँ होती है, जिसमें से 8 अस्थियाँ जो ना संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, ठीक है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। जो कपाल बनता है, ये सब आपको ये नहीं याद रखना है। ये सब अभी कपालों की सभी अस्थियाँ शिवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। अब देख लीजिए, ध्यान में थोड़ा रखना है कि कपाल की सभी अस्थियाँ ना शिवन के द्वारा, किसके द्वारा? शिवन के द्वारा। वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा मोड़ा याद रखना है इसको, ठीक। अब आ जाइए इधर। ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ चेहरे को बनाती हैं, 6 अस्थियाँ कान को। देख लीजिए, 14 अस्थियाँ। चेहरा पर कितना अस्थियाँ रहता है? देख लीजिए, जो आप लोग फेस वॉश करते हैं, खूब चेहरा को चमकाते हैं, उस पर 14 देख लीजिए कै गो है, 14 गो अस्थियाँ रहता है, ठीक है। और 6 अस्थि कान में रहता है, ठीक है। हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। जब भी कहेगा ना आपको हाइड नामक एक अस्थि जो ना कहाँ होती है, तो कहना कि खोपड़ी में। कहना हाय कर किया है, हाथ से हाय किया है, लेकिन हाथ जब भी उठेगा तो खोपड़ी के आसपास, माने मुंह यानी फेस के आसपास तक आ जाता है, तो हाय तो समझ लेना कि वही खोपड़ी के आसपास आ जाता है, तो खोपड़ी में रहता है हाइड, ठीक है। तो ये सब इधर आ जाइए, थोड़ा मोड़ा इसको अब यहाँ देखना है। देखिए, यह सब आपको जरूर देखना है। कशेरुक दंड, मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कितना साथियों? 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना, जो कि आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। आगे आपको बताएंगे कि जैसे में कि कहाँ कहाँ कितना कितना होता है। वैसे मनुष्य का जो ना कशेरुकी दंड ध्यान में रखना है। दंड कशेरुक दंड कितना कितना था? 33 जो ना कशेरुकाओं का से मिलकर बना होता है, ठीक है। सभी कशेरुका उपास्थि गदियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ये सब आपको ही ध्यान में नहीं रखना अभी, ठीक। आ जाइए। हाँ, देख लीजिए, क्या इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी को साधे रखता है। अब देख लीजिए, खोपड़ी के साधे कौन रखता है, माने सीधा कौन रखता है खोपड़ी को? तो कहना कि वो खोपड़ी के साधे रखता है एटलस। कहना कि वो 8 आदमी माने 8 आदमी मिलकर खोपड़ी को सीधा रखता है। 8 आदमी मिलकर, वैसे भी मस्तिष्क में कितना होता है? देख लीजिए, 8 गो अस्थियाँ होती है। देखिए, 8 अस्थियाँ होती है। देख लीजिए, संयुक्त रूप से मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, ठीक है साथियों। तो वही 8 से एटलस हो जाएगा, समझ लीजिए कि एटलस, ठीक। वही 8 से क्या हो जाएगा? एटलस। तो इसको याद ध्यान में ऐसे रखना है, ठीक। अब आ जाइए, कशेरुक दंड के कार्य देख लीजिए। यही कशेरुक दंड के कार्य सिर को सीधे माने साधे रखता है, या गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। ये सब आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ ध्यान में रखें ना। कशेरुक जो लचीला नहीं रहता है रीढ़ के हड्डी के आसपास में, वो होता है। यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। थोड़ा मोड़ा ये सबको थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है। देखिए, यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करते हुए करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है, ठीक है। देख लीजिए, यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? कशेरुकी। तो ध्यान में रखना। अच्छा, कशेरुकी के बारे में ये सब इतना बात था सा, यह सब थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ के समझने वाला बात है। कहना कि अच्छा, ये जो ना मस्तिष्क की गर्दन उधर आप खड़ा उड़ा होते हैं ना, सबका एक ही कारण है, कौन? कशेरुकी कारण है, कशेरुकी, ठीक है साथियों। तो यह आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। थोड़ा मोड़ा आपको जरूर ध्यान में रखना है कि गर्दन सीधा उधा इधर उधर कशेरुकी के कारण करते हैं। तो ये थोड़ा मोड़ा आपको याद रख लेना। देख लीजिए, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मोड़ा याद रख लेना है कि सिर को साधे रखता है कौन? कशेरुकी। या गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, माने सीधा रखता है, कशेरुकी। या मनुष्य को खड़े होकर चलने उलने में मदद करता है, कशेरुकी। यही सब आपको ध्यान में देना है, ठीक है। अब आ जाइए, पहले इसको याद करते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, तो इसको हम लोग याद करते हैं। मनुष्य के
शरीर में कुल कितना हड्डियाँ होती हैं साथियों? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थि होती हैं। अब बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ना, बाल्यावस्था में 208 होता है, वैसे 206 होता है। तो जो दो गो हड्डी होता है ना, वो आगे जाकर जुड़ जाता है तो दोनों एक ही हड्डी बन जाता है। यानी कहने का मतलब दो गो हड्डी ऐसा है ना, थोड़ा मोड़ा उजा के माने कहने का मतलब देख लीजिए, मान लेते एक ई हड्डी है, ठीक है। तो इस हड्डी में आके इस हड्डी में आके इसे जुड़ जाता है, तो यही हो जाता है कितना संख्या 206 हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए सिर की कुल हड्डियों की संख्या, सिर माने सर के कुल हड्डियों की संख्या कितना है? पूरा मस्तिष्क के हड्डी की संख्या कितना? तो 29, ठीक है, 29 रहता है। कहना कि अच्छा सिर की कुल हड्डियों की संख्या, तो कहना कि सिर के माने कहना कि वो सिर में ना माने सर में हम 29 को बात याद करके रखेंगे। कितना बात याद करके रखेंगे साथियों? 29 को बात याद करके रखेंगे, 29 को बात याद करके रखेंगे। तो सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 है साथियों। ठीक है। और कपाल, कहना कि वो कपाल में, तो कहना कि वो कपाल आगे जो फेस ना होता है साथियों, फेस, वही कपाल में कितना रहता है? जिसको गाँव में हम लोग कहते हैं कपार है, कपार, तो वही कपाल, तो कहना कि वो कपाल में 8 गो हड्डी रहता है। क्या गो हड्डी रहता है साथियों? 8 गो हड्डी, ठीक है साथियों। अब फेशियल पर 14 गो, पूरा फेशियल जो आप लोग करवाते हैं वहाँ कितना हड्डी रहता है? 14 गो। क्या कहना है कि फेशियल करवाने गए ना तो 14 रुपया लिया। फेशियल करवाने में जो 14 रुपया नहीं लेता है, बहुत रुपया लेता है, बट आपको ध्यान में रखना है, फेशियल करवाने गए ना तो 14 रुपया लिया, ठीक। कर्ण, कान में आपको बताया ना ऊपर की 6 गो हड्डी होता है। कहना कि वो कर्ण यानी कान में, कहना कि वो कान, तो कहा कि कान तो 2 गो होता था, क्या 2 गो नहीं 6 गो होता है कान। तो क्या कान 6 गो नहीं, कान में हड्डी 6 गो होता है। कान तो 2 गो होता था, लेकिन फिर भी आपको मान लेना कोई कान 6 गो होता था। कान कितना होता है? 6, यानी कर्ण में हड्डी की संख्या 6 होता है, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या, रीढ़ में कुल हड्डी की संख्या कितना? 33 गो होता है। रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या 33 गो होता है प्रारंभ में, ठीक है साथियों, प्रारंभ में। लेकिन जब विकसित होता है ना तो कितना हो जाता था? विकसित होता था 26 गो हो जाता है। वैसे 33 गो था साथियों, वैसे 33 गो था, वैसे उसके बाद कितना हो जाता है? उसके बाद हो जाता है 26 गो, ध्यान में रखना है। वैसे कितना? 33 गो, और उसके बाद कैसे कितना होता है? 26 गो। आप पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या देख लीजिए, तो कहना कि अच्छा रीढ़ के कुल हड्डी की संख्या तो 26 गो, 26 से 2 गो कम कर दीजिए ना, कहता हड्डी पसली तोड़ देंगे। ज़्यादा बोलेगा तो हड्डी पसली तोड़ देंगे, नहीं धमकी देता है। तो कहना कि वो पसली की संख्या कितना? 24 गो, पसली की संख्या 24 गो, और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 गो, और वैसे तो 33 गो आता है, ठीक है साथियों। चलिए तो आप लोग देख लीजिए, यानी मनुष्य में कुल हड्डी की संख्या 206, बाल्यावस्था में 208, सिर में कै गो बात याद करके रखे थे? 29 गो। कपाल में कै? तो कपाल में 8 गो, ठीक है साथियों। फेशियल में 14 रुपया खर्च किए हैं। कान 2 गो नहीं 6 गो कान है। रीढ़ की हड्डी 33 गो, ठीक है। विकसित होने पर 26 गो, पसली की संख्या 24 गो। यह आपको याद रखना है, और कशेरुक दंड के भाग देख लीजिए, यही कशेरुक दंड जो आपको गर्दन इधर उधर करने में, लचीलापन करने में, खड़ा होने में, सीध होने में मदद करता है, यही कशेरुकी दंड, ठीक है साथियों। तो इसको थोड़ा आपको याद रख लेना, कशेरुकी दंड। तो जब भी कहता है कशेरुकी दंड के भाग, यानी कशेरुकी दंड के भाग कहना है कि गर्दन में कै गो? तो कहना कि वो गर्दन में 7 गो, गर्दन में 7 गो, गर्दन में कै गो साथियों? गर्दन में 7, गर्दन में कितना? 7 गो कशेरुक होता है। वक्ष में 12 गो कशेरुक होता है, वक्ष में 12 गो कशेरुक होता है, ठीक है साथियों। वक्ष यानी कमर के आसपास नहीं होता, उसमें कहता है। तो ध्यान में रखना कि वो वक्ष मानी क्या गो? 12 गो। व से वक्ष, व से 12। आ कटी कहना कोई कट गया, कितना कट गया? 5 गो कट गया। कहना कि वो कटी का मतलब कहना कि वो 5 गो कट गया, ठीक है साथियों। चलिए तो ध्यान में रखना है। त्रिक, जब भी कहेगा त्रिक तो कहना कि वो तिरिक, यानी 3 गो थोड़ी है, 5 गो है, तो ये फालतू को त्रिक कर रहा है। आ कहना कि पूँछ, तो कहना कि पूँछ में ना 4 गो हड्डी, ठीक है। देख लीजिए टोटल कशेरुकी दंड कितना होता है साथियों? 33 गो। इसी भी बता दिया कि 33 गो, ठीक। रीढ़ में कितना हड्डी होता है? 33 गो। कशेरुकी दंड भी कितना? 33 गो। यानी ध्यान में रखना है कि 33 गो, यही कशेरुकी दंड कितना होता है? 33 गो। तो यानी ध्यान में क्या रखना है? पूँछ, देखिए उसी मान लेते पहले मानव के पूँछ होता था, ये रीढ़ की हड्डी से पूँछ निकलता था, ठीक है साथियों। धीरे धीरे जिस अंग का उपयोग नहीं होता उसका समाप्ति होते चला जाता है। आपको बतावे किए कि आगे वाला भविष्य में कान सबका कुछ उपयोग नहीं आ रही, कान के छिद्र का उपयोग है सुनने के लिए, लेकिन कान के ऊपर जैसे 6 गो हड्डी है, कोई काम का नहीं है। बाल का कोई उपयोग नहीं है, बाल सूंघते, इसका मतलब थोड़ी है बाल का कोई उपयोग है।
बाल को ऐसे ऐसे सूंट लेते हैं। तो आपको यानी उस जिसका मनुष्य के कार्य में कोई उपयोग नहीं हो, यानी शरीर के जो कार्य होता है ना उसमें कोई उपयोग नहीं होता है ना, तो वह धीरे धीरे समाप्त माने वह अवशेषी अंग होता है। तो कहना कि पूँछ क्या, वो मनुष्य के पूँछ में 4 गो हड्डी था। त्रिक माने त्रिक ना 5, कटी काटेंगे क्या ओके, तो कहेंगे काटना नहीं है, 5 गो के काटना है, सिर्फ 5 गो के। वक्ष व से 12, गर्दन में 7 गो, गर्दन में 7 गो। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। आ जाइए कशेरुकी दंड, ये आपको याद रख लेना। कशेरुकी दंड के कार्य जो है ना साथियों, यही आपको याद रख लेना। ठीक, अब आ जाइए, इधर का तो हो गया, इधर आ जाइए, देख लीजिए। यह है, देख लीजिए, पादस्थियाँ हैं, यानी पादस्थियाँ का मतलब होता है पैर हाथ उत सब का जो ना मिलाकर वही अस्थि को पादस्थि कहा जाता है। तो पादस्थि हो जाएगा कितना, दोनों हाथ पैर मिलाकर, माने दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर 118 अस्थियाँ हो जाती है। कितना हो जाती है, यह ध्यान में रखना है। दोनों हाथ और दोनों पैर मिला के कितना अस्थि हो जाती है साथियों, तो 118 हो जाती है। कब, कितना, 118। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा जो इम्पोर्टेंट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, मेखलाई, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप जो है ना, दो क्या कहते हैं, 2 चाप पाए जाते हैं, जिसे मेखलाएँ कहते हैं। इसको आपको याद नहीं रखना है, ये सब आपको याद नहीं रखना है उतना। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियाँ ह्यूमस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की जो हड्डी फीमर जुड़ी रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना। देख लीजिए, आपको जब भी कह दे अंश मेखला से, जब भी कहते हैं अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियाँ, यानी अग्रपाद की, जैसे में अग्रपाद का मतलब हाथ उत्सव का होता है ना, वो कहना कि अंश मेखला से। देख लीजिए, अंश मेखला से क्या हो जाएगा, अग्रपाद यानी हाथ उत का जो है उससे। और देख लीजिए, अस्थियाँ ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से यह हो जाएगा। देख लीजिए, अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियाँ ह्यूमरस, माने ह्यूमरस हाथ वाला जो ह्यूमरस है ना है, तो ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी रहती है। अब देख लीजिए कौन कौन मेखला है, अंश मेखला, श्रेणी मेखला, अंश मेखला, श्रेणी मेखला। तो अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियाँ कौन है, ह्यूमरस अग्रपाद के हाथ उत में पाया जाता है साथियों। तो ह से हाथ, ह से ह्यूमरस, ह से हाथ करना कि वो रस जो है ना, रस किस चीज़ से उठाएंगे। अब मान लेते कोई कटोरा में आपको ग्रेवी दिया, रस दिया, तो आपको किस से, तो हाथ से उठाना है, तो ह्यूमरस कहना कि वो ह्यूमरस यानी अग्रपाद की अस्थियाँ से ह्यूमरस, और पश्चपाद की अस्थियाँ से ना जो अग्रपाद के कौन होता है, अंश मेखला से। ध्यान में रखना कि अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थियाँ, अंश कहना कि वो आपका अंश है ना, कहता कि आपका ही बचा हुआ है, तो यह आप ले लीजिए क्या, तो अंश मेखला एगो श्रेणी मेखला। तो श्रेणी मेखला से पश्चपाद की अस्थियाँ कौन है, फीमर, जांग में यह पाई जाती है साथियों, ये हाथ में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, वह जुड़ा रहता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बाकी ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब जो है ना, ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए इधर, देखिए इधर हम आपको दिखाते हैं, जांग की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है साथियों, जांग की हड्डी। जो फीमर है ना, फीमर जिसको फीमर कहते हैं, वो जांग की हड्डी है साथियों। तो वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। और कान की हड्डी जो कौन है, कान के अस्थि जो होता है ना, कान की अस्थि हड्डी, वह होता है स्टेपिज एगो स्टेपिडियस है, एगो स्टेपिडियस है साथियों। ठीक है, तो वो क्या है, मांसपेशी है, सबसे छोटी मांसपेशी। ठीक है, लेकिन यहाँ कान की हड्डी कह रहा है, हड्डी तो हड्डी स्टेपिज जो कि कान की हड्डी होती है, यह बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, कई बार। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ को टेंडन कहते हैं। अब देख लीजिए, ध्यान में रखना कि अच्छा आपको मांस खरीदने जाना है, क्या खरीदने, मांस खरीदने। अब मांस खरीदने गए तो खाली आप मांस का जैसे गुद्दा होता है, तो सिर्फ खाली गुद्दा थोड़ी लीजिएगा, आप कहिएगा हड्डी वाला भी पीस दे दीजिए। तब मांस और हड्डी दोनों वाला पीस लीजिएगा तो आपसे 10 रुपया, 10 रुपया मांगेगा, 10 रुपया, 10 रुपया। तो 10 रुपया से हो जाएगा टेंडन, यानी मांस खाली। देख लीजिए, आप मांस खरीदने गए, तो आप मांस ले रहे हैं, आप मांस के साथ कह रहे हैं कि सुनिए ना, हड्डी वाला भी पीस दे दीजिएगा थोड़ा। तो कहेगा कि अच्छा हड्डी वाला पीस मांग रहे हैं, तो कहेगा चलिए मांस लेने गए, हड्डी वाला पीस दे दिया, तो 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया।
तो टेंडन। ठीक है साथियों। अब अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। देख लीजिए, अब कह देना है, अब हड्डी से हड्डी, अस्थि से अस्थि के जोड़ को, हड्डी से अस्थि माने हड्डी से हड्डी, जिसको हम लोग अस्थि कहते हैं, अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहेंगे, अच्छा अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट। देख लीजिए क्या कहना है, लिगामेंट्स। ध्यान में रखना है। देखिए लिंगा यानी कहा कि वो लीग मैच होता है ना, लीग मैच खेलने गए थे तो हड्डी जो ना, अस्थि थोड़ा हड्डी का क्या कहते हैं, हड्डी थोड़ा फ्रैक्चर हो गया ना, कहता कि वो हड्डी तो कहता है ऊपर में, हड्डी ऊपर में करीब मैंने 2 हड्डी फ्रैक्चर होगा। क्यों? जब लीग मैच खेलने गया। लीग मैच का मतलब होता है ना, यदि क्रिकेट खेलने गया ना तो शुरुआती का मैच जो होता है ना वो लीग होता है। तो कहना कि दौड़ में ना खाली हड्डी टूट गया, दोनों हड्डी, तो अस्थि से अस्थि हो जाएगा। कहना कि वो चल लिगामेंट्स। ठीक है साथियों, लिगामेंट्स ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान में रखना ही है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, अब आ जाइए, देख लीजिए, आपको यह डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन इसको आपको याद करना है। यह डिफ़िकल्ट लगेगा साथियों, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आपको इसको याद करना है, हम आपको याद करवाएंगे। आ जाइए, देख लीजिए, जब भी आपसे पूछ देगा, देखिए 1 मिनट पहले आप बताइए, माने कान में अस्थि की संख्या कितना है? तो देख लीजिए 2 यानी 2 4 2 6, यानी 2 4 2 6 बोले थे ना। कान में हड्डी की संख्या कितना होता है साथियों? 6 गो। तो ध्यान में रखना है, आपसे पूछ देगा मैलियस हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहेगा मैलियस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, मैलियस हड्डी कहाँ पाई जाती है या मैलियस अस्थि। तो कहना वो कान में मैल ना रहता है, कान में मैल, तो कान में मैल ना रहता है, कान में मैल रहता है। तो कहना कि वो दोनों कान में मैल है, तब मैलियस दोनों कान में। ठीक है साथियों, यानी 2 गो उसकी संख्या। मैलियस अब पूछ देगा मैलियस अस्थि की संख्या कितनी है? तो 2। ठीक है, अब देख लीजिए, अब कहना इनकस। जब भी कह देगा ना इनकस, तो मान देख लीजिए, कह दे इनकॉन्स, देख लीजिए देख लीजिए इन न इधर रहता ना तो कान हो जाता था, कान से तो हम लोग समझ आते, लेकिन यहाँ पे वो न पहले ही है, यानी इनकस। तो जब ये कह देगा ना इनकस, तो कहना कि इन कस के कान पकड़ लिया। कस के क्या कर लिया? कस के कान नहीं होता कि देख लीजिए कि गांव सब में बुजुर्ग सब होता है ना, थोड़ा भी खचड़े उचड़े करिएगा बचपन में, तब बुढ़वा सब आता था, माने बुजुर्ग आदमी सब, वो कान पकड़ के नचा देता था। तो कस से कान नचा देते, कस के। तो देख लीजिए कस से कथी कस के दबा देता था कान को, तो कर्ण की अस्थि है। इसकी भी संख्या 2 है। और स्टेप्स तो आप जानबे करते हैं, स्टेप्स को ही स्टेपिज कहते हैं, जो सबसे छोटी अस्थि है, कान में पाया जाता है, इसकी संख्या 2 है। यानी आपसे पूछ देगा इनकस अस्थि कहाँ पाई जाती है? यह बहुत बार पूछा हुआ साथियों, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार माने पूछा जाता है। तो कहना कि इनकस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इनकस अस्थि पाई जाती है साथियों कि वो कस के कान पकड़ लेता, कान में। कई गो संख्या है? 2 गो। अब आ जाइए, देखिए, अब आइए ह्यूमरस। आपको क्या बोले थे? रस लीजिएगा हाथ में ना, तो ऊपरी वाला हाथ में देख लीजिए, मान लेते हैं इस टाइप का, देख लीजिए इस टाइप का एक हाथ है। हाथ हमको बनाने भी नहीं आता, देख लीजिए 2 4 5 देख लीजिए, ये हाथ है ना, तो हथेली के ऊपर जो होता है ना, हथेली के ऊपर ये हाथ है ना, इसे आप हाथ ऐसे मान लेते, कोई चीज़ ले रहे हैं, उसके ऊपर रस वाला हड्डी, मानी ह्यूमरस वाला हड्डी उसको ऊपर होता है। जहाँ देखते हैं ना ऐसे आप लोग दिन जनवरी फरवरी इस टाइप के गनते हैं ऊपर, तो ऊपर वाला होता है। अंगूठी कैसे ऊपर पहनते, तो ऊपर वाला हड्डी वही होता है ह्यूमरस। तो ध्यान रखना है कि ऊपरी बाहों में। ठीक है साथियों, देख लीजिए अग्र बाहू। तो जब ये कहेगा रेडियो अल्ना, तो कहना कि वो रेडियो अल्ना, कहें कि रेडी आगे हम सुनेंगे, आगे हम लेंगे, मान लेते रेडियो ना, तो रेडियो अल्ना, तो कहना कि अग्र बाहू में यानी रेडियो अल्ना भी बाहें में भी पाया जाता है। देख लीजिए ह्यूमरस की संख्या क्या है? वो 2 गो। कहना कि अच्छा 2 गो ह्यूमरस माने ह्यूमरस 2 गो, यानी कहना कि 2 गो संख्या है ह्यूमरस का संख्या, कि 2 गो कटोरा में रस लिए हैं, तो ह्यूमरस की संख्या 2 गो। देख लीजिए एक हाथ इसमें, एक हाथ माने एगो ही में रहता है, वही में रहता है, तो 2 गो हो गया ह्यूमरस का संख्या। कहते ह्यूमरस कहाँ रहता है? तो ऊपरी बाहों में। देख लीजिए जब भी कहते रेडियो लेना, तो आगे हम लेंगे, रेडियो के आगे हम बाह में रखेंगे ना, कहता कि रेडियो हम आगे बाजू में उठाएंगे, होता नहीं कि हाथ से उठाएंगे, तो अग्र बाहू
माने बाहें से नहीं रेडी को उठाइएगा, तो क्या वो रेडी के आगे जो आएगा ना आदमी वही उठा लेगा। तो अग्र बाहु ध्यान में रखना, अग्र बाहु रेडियो अलना, तो रेडियो अलना भी 2 गो है। आप देख लीजिए। अब आ जाइए कलाई। कलाई में देख लीजिए, क से कलाई, क से कार्प्स, कहना वो अच्छा कार क्या चीज़ से चलता है आदमी को, कार क्या चीज़ चलता है, तो कलाई से ही कार को ना मोड़िएगा, अरे ऐसे ऐसे पकड़िएगा और कलाई ऐसे ऐसे ना मोड़िएगा, कलाई ऐसे ऐसे ना मोड़िएगा। तो कहना कि वो क से कलाई, क से कार्प्स, माने कलाई से हम ना कार चलाएंगे, कलाई से कार चलाएंगे। तो कलाई से कार चलाएंगे ना, तो कितना रुपया देना पड़ा, तो 16 रुपया देना पड़ा। कार के लिए 16 रुपया देना पड़ा। तो ध्यान में रखना। अच्छा कलाई में 16 गो अस्थि पाई जाती है, कलाई में, जो कि कलाई में 16 गो पाई जाती है, किस वाला में, कार्प्स में। ठीक है। अब देख लीजिए हथेली। हथेली मेटाकार्प्स कहलाता है, मेटाकार्प्स। तो कहना कि हथेली से भी देख लीजिए, कलाई से भी कार पकड़ते हैं, लेकिन हथेली से भी आप कार पकड़ते हैं। तो कहना कि वो हथेली के आपको लोग कहना है कि वो कार को पकड़ते हैं ना, तो मेटाकार्प्स कहेंगे। हथेली के कहना है मेटाकार्प्स, यानी हाथ पर कुछ लिख के, हथेली पर लिख के आप कार चलाइएगा तो आपका मिटा जाएगा कार के क्या कहते हैं, हाथ का कुछ लिखा हुआ चीज़। तो कहना कि वो हथेली पर मेटाकार्प्स, माने हथेली पर मेटाकार्प्स यानी 10 गो अस्थि। आ कलाई में तो कहते हैं कि कलाई से, क से कलाई, क से कार्प्स, सीधे क से शुरू होता है कलाई, तो क से कार्प्स, आई हथेली तक ना वो मेटाकार्प्स। तो देख लीजिए कलाई में 16 गो, मेटाकार्प्स में, हथेली में 10 गो, जो कि मेटाकार्प्स की संख्या कितना है, 10 गो। ठीक है साथियों। उंगली देख लीजिए। अब आ जाइए उंगली। देख लीजिए अंगुली ना, फैलेंजेज, यानी कहना कि उंगली फैला रहा है ना, कहता आदमी हाथ फैला रहा है, लेकिन कहेगा वो हाथ फैलाइएगा तो उंगली भी ना फैलेगा। देख लीजिए। तो कहना कि वो उंगली फैलाने का मतलब होता है हाथे फैलाना, या हाथ फैलाने का मतलब होता है उंगलियाँ फैलाना। तो कहना को उंगली का मतलब हो गया क्या, वो फैलाएंगे, उंगली फैलाएंगे, तो फैलेंजेज। तो उंगली में क्या है वो साथियों, काहे उंगली फैलाएंगे, तो कहेंगे वो 28 को सामान लेने के लिए, 28 को सामान लेने के लिए साथियों। ठीक है। देखिए इसको आपको याद करने का नहीं मन करता होता, लेकिन करता होगा, लेकिन इसको आपको याद करना ही है साथियों। जैसे हो तैसे करके इसको आप याद कर लेते हैं। देख लीजिए हम छाट के आपको बताते हैं, सिर्फ आप उतना कर लीजिए, एग्जाम में न के बराबर क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन छूटेगा भी तो अगर आप नहीं बनाइएगा तो कोई और भी नहीं बनाएगा, इतना सोच लीजिए। लुसेंट से ही क्वेश्चन अधिकांश आपको देखने को मिलेगा। तो उंगली तो फैलेंजेज, यानी कहना वो उंगली फैला लिए। तो कई गो चीज़ सामान के लिए, 28 गो सामान के लिए। हथेली के मेटाकार्प्स 10 गो, आ कलाई के 16 गो कार्प्स। ठीक है। जांग में फीमर, एगो इस पैर के जांग में, एगो इस पैर के जांग में, 2 गो। ठीक है साथियों। अब आ जाइए। देखिए यहाँ हो गया पिंडली। जब भी करेगा ना पिंडली, तो टीबियो कहना कि टीबियो फिबुल्ला, पिंडली में क्या गो, तो कहना कि वो पिंडली, पिंड करा कि वो पिंड किस चीज़ में देख लिए, तो क्या वो जो पिंड गिरता है ना, पिंड जो ना उल्का पिंड सब, तो हम टीवी में देख लिए। तो कहना कि वो कै गो उल्का पिंड था, तो कहना कि 4 गो पिंड था, 4 गो पिंड। ठीक है साथियों। तो कहना कि टीबियो फिबुल्ला, तो कहना कि वो टीबियो फिबुल्ला कहाँ पाया जाता है, टीबियो फिबुल्ला, तो कहना कि पिंडली में, मैंने टीबियो फिबुल्ला कहाँ, तो टीबी में हम क्या देखें, पिंड को। तो टीबियो फिबुल्ला कहाँ पाया जाता है, कहना कि टीबियो फिबुल्ला कहाँ पाया जाता है, तो पिंडली में साथियों। ठीक है। पिंडली में इसकी संख्या कितना है, 4। इसकी संख्या, पिंडली की संख्या कितना, 4 गो। ठीक है। आप देख लीजिए पटेला कहना कि वो घुटना माने पटेला, कहना पटेला, या कहना है कि पटेल सब नहीं होता था, कहना कि वो सब कहता कि न कहता रहता कि वो पटेल, तो वही पटेल के कहना कि वो पटेल जी के पास घुटना है, तो कै गो घुटना, कै गो पटेल्स। तो देख लीजिए 2 गो पटेल्स, एगो इस घुटना में, एगो इस घुटना में होता है ना पटेल्स। तो कहना कि वो पटेल्स, तो कहना पटेल्स कै गो है, तो कहना कि पटेल्स घुटना में। ठीक है साथियों। 2 गो। अब देख लीजिए टखना। अब टखना कहना, तो देखिए ट से टखना, ट से टारसल, कहना कि ट से टखना, ट से टारसल, ट से टखना, ट से टार नहीं कहना कि अच्छा टायर ना बैलगाड़ी को हम लोग कहते थे टायर है, टायर गाड़ी है ना, बैलगाड़ी का हम लोग कहते हैं टायर गाड़ी है। तो वही कहना कि वो टखना, यानी टखना को हम लोग यार ध्यान रखें, खाना। तो कहना कि अच्छा टायर पर, माने टायर पर बैठ के हम लोग खाना खाएं, तो टखाना, यानी टखाना माने टायर पर, तो टायर से, यानी कहना कि कितना प्लेट खा गए, तो कि 14 प्लेट खा गए। काहे कि अकेले नहीं थे, और भी आदमी है, तो सब मिलकर 14 प्लेट खा गए। कितना खा गए साथियों, 14 प्लेट। तो ध्यान में रखना है। टारसल हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टखना में पाई जाती है।
और मेटाटार्सल देख लीजिए, मेटाटार्सल तलवा में, देख लीजिए नीचे तलवा जो है ना साथियों, उसमें हथेली में पाया जाता है क्या, मेटाकाल्प्स, लेकिन मेटाटार्सल पाया जाता है क्या, मेटाटार्सल पाया जाता है साथियों तलवा में। क्या वो इसकी संख्या 10 होता था, मेटा जितना है ना सबका संख्या 10 रहता है। तो ध्यान में रखना कि वो मेटाटार्सल तो ट को तो भी यहाँ पे कर देंगे, यहाँ तक खाना टखना होगा तो टार्सल, और यहाँ टार्सल तो कहना कि वो मेटाटार्सल यानी टखना, क्या कहते हैं तलवा। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस सब को जितना हम बता दिए, क्या कि आपसे पूछेगा कि मेटाटार्सल अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो मेटाटार्सल कहाँ पाई जाती है, तो ट से टार्सल, ट से तलवा, ट के भाई त है, ट के भाई त है, तो टार्सल तलवा, मेटाटार्सल रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए देख लीजिए बाह्यस्रावी ग्रंथि, जब भी कहेगा बाह्यस्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त होती है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। इसमें एंजाइम का स्रावन होता है, जैसे दूध, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि। आप जानवे करते हैं कि पसीना उसीना जो होता है ना, पसीना उसीना सब बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये सब उतना याद नहीं रखना। ठीक, अब आ जाइए अंतःस्रावी ग्रंथि यह नलिका विहीन होती है, इसके हार्मोन्स का स्राव होता है इसमें। अब देख लीजिए हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, जब भी कहते हैं ना हार्मोन कहाँ से निकलता था, अंदर से। मान लेते खुशी आपको खुशी हो रहा है तो आपका हार्मोन अंदर से जनरेट होगा, तब ना लगे कि वो खुशी हो रहा है। गुस्सा तो अंदर से हार्मोन निकलेगा तो गुस्सा होगा, इस टाइप का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह ध्यान में रखना है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, माने हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, अब पसीना उसीना सब ना ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, इधर आ जाइए, देखिए ये पीयूष ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि और परा अपटू ग्रंथि सब क्या है, तो ये सब क्या है, यह सब है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि सब अंतःस्रावी ग्रंथि है, उतना ही सबको नहीं करना है। आ जाइए देख लीजिए पीयूष ग्रंथि, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहता है। यह पीयूष ग्रंथि आपको इसीलिए याद रखना है क्योंकि इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सबसे छोटा ये होता है सर साथियों, इसका ना भार बहुत कम होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जब भी कहता है ना कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है क्या, पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है साथियों, यही मास्टर ग्रंथि, मास्टर माहिया यानी मास्टर ग्रंथि। ठीक, यानी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि इसी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यह कहाँ पाया जाता है साथियों, तो ये स्फेनाइड में, तो कहना कि वो एस पाया जाता है क्या, फेन में। इसको पीयूष को ना फेन में रखेंगे, पिट्यूटरी को या मास्टर ग्रंथि को फेन में रखेंगे, फेन तो एस्फेनाइड में। ठीक है, इसको सेल टर्सिका कहते हैं। देख लीजिए एक कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, इसको सेल टर्सिका कहते हैं, सेल टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको साथियों, तो सेल टर्सिका भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेल टर्सिका। तो ध्यान में रखना है कि सेल टर्सिका ये सब उतना नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है सेल टर्सिका। ठीक है, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम इसका भार आपको ध्यान में रखना है कि 0.6 ग्राम होता है। कितना, 0.6 ग्राम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसको, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, अब आ जाइए देख लीजिए, अब हार्मोन सब है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एवं उनके कार्य। ठीक है, एसटीएच हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि विशेषता हड्डियों में वृद्धि का नियंत्रण करता है। एसटीएच की अधिकता से भीमकात्व एवं एक्रोनोमेगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से ही मनुष्य में बौनापन होती है। आप देख लीजिए, इसका सब याद नहीं रखना। ठीक है, इसका क्या याद रखना है, देख लीजिए, इसका माने एसटीएच की अधिकता से भीमकायत्व कहना कि अच्छा एसटी, देख लीजिए एससी एसटी समझ लेंगे। अच्छा एससी एसटी देखिए, वो कास्ट होता है क्या, एससी, एक होता है एसटी। तो ध्यान में रखना है एसटी तो कहता होता है, तो कहना हाँ होता है, माने हाँ यानी एच का मतलब है कि हाँ होता है। तो ध्यान में रखना है
कि अगर अधिक पढ़ लेगा एसटी अधिक पढ़ लेगा तो ध्यान में रखना है, एससी एसटी अधिक पढ़ लेता है ना तो भीम जो होता है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह बनता है। तो कहना कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह बनता है कौन, एसटी। माने एसी, वो एसी में आते थे लेकिन एससी एसटी समझिए कि अच्छा एससी एसटी, एससी अगर यहाँ नहीं तो एसटी के जगह पर कहना वो भीम का, तो भीम का अथवा एक्रोमिगली विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, एक्रोनोमी क्या देख लीजिए, एक्रोमिगली। ध्यान में रखना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ही आदमी थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ल थे। कौन थे, क्या कहना है, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए ज्ञानी थे। तो एक एक आदमी यही थे, कौन, एक ही आदमी यही थे, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे उस समय। तो एक्रोमिगली उस समय क्या, अभी भी इनके इतना कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है एक्रोमिगली, कहना एक्रोमिगली, एक आदमी मिला हमको जो बहुत ज़्यादा पढ़ल था, यानी एसटी में। तो एसटीएच की अधिकता से यानी अधिक पढ़ लिया तो भीमकत्व। ठीक है, एक आदमी मिला तो एक्रोमिगली, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के कारण जो ना मनुष्य लंबाई से अधिक बढ़ जाता है, माने उसका लंबाई ना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कहता है बहुत ज़्यादा लंबाई हो गया, यानी मान ले तो जितना पढ़ना चाहिए उससे भी ज़्यादा पढ़ लिया है, इससे भी ज़्यादा आदमी पढ़ लेता है, इस टाइप का करना है। तो कहना कि वो इससे लंबाई बढ़ जाता है। एसटीएच की कमी से ही मनुष्य में बौनापन हो जाता है, बौनापन हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इसको आपको यह ध्यान में रखना है, यह एसटीएच हार्मोन इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, क्या है टीएसएच, यह आपको नहीं, यह थायराइड ग्रंथि का हार्मोन स्रावित करने में प्रेरित करता है, ये आपको नहीं याद रखना है। ठीक, अब आ जाइए इधर इधर इधर। अब देखिए हार्मोन तो बहुत है लेकिन उतना सारा हार्मोन्स आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, यह देख लीजिए, ये अंडा से 1 मिनट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आ जाइए, देख लीजिए अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन, यानी जो है ना क्या कहते हैं, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। ये देख लीजिए, नर में इनके प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं में क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में, हाँ देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान में रखना है। देख लीजिए एलएच हार्मोन्स, जब भी कह देगा ना एलएच हार्मोन, तो ध्यान में रखना है। देख लीजिए इसी हार्मोन के कारण है, यह देखिए एक उत्तेजक हार्मोन है साथियों, यह एक उत्तेजक हार्मोन है। देख लीजिए अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन, यानी नर में इसके प्रभाव से अंतराली कोशिका में, देखिए नर में, देख लीजिए नर में क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान में रखना कि अच्छा नर जो है ना, इस हार्मोन को आपको कैसे याद रखना है, कहना कि टेस्टोस्टेरोन कहना कि अच्छा नर जो है ना वो टेस्ट खेलता है, यानी क्रिकेटर जो है ना, क्रिकेटर नर टेस्ट खेलता है, तो उसमें एक एससी एसटी आदमी भी आ जाता है, एसटी भी आदमी, तो टेस्टोस्टेरोन कहना कि वो एसटी नाम के आदमी आया है खेलने, तो कहना कि टेस्टोस्टेरोन, यानी यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है, किसके कारण, इस एलएच जो ना एलएच हार्मोन के कारण साथियों। देख लीजिए एलएच हार्मोन जो है ना, एलएच हार्मोन आपको ध्यान में रखना है कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है, और मादा में क्या होता है साथियों, तो मादा में एस्ट्रोजोन होता है, एस्ट्रोजोन। तो ध्यान में रखना है कि मादा में कौन सा हार्मोन से, यह बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, यह बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो कहना कि एस्ट्रोजोन होता है, क्या होता है साथियों, कहना कि एस्ट्रोजोन होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, एलटीएच देख लीजिए, हम लोग क्या एलएच पढ़े, अब देख लीजिए हमें को एसटीएच पढ़े, उसके बाद एलएच पढ़ लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे एलएच तो हम लोग पढ़े, लेकिन इस बीच में को टी आ जाएगा, टी। तो ध्यान में रखना है कि यह जो ना एलएच के बीच में टी आएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, दूधजनक हार्मोन है। ठीक है साथियों, इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना रहता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि किस हार्मोन्स को दूधजनक हार्मोन कहा जाता है, तो एलटीएच को कहते हैं साथियों। ठीक है, एलटीएच को कहते हैं, यानी आपसे इसे भी पूछ सकता है कि शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न कौन सा हार्मोन करता है, तो कौन सा करता है साथियों, तो एलएच के बीच में टी रख देंगे, कि एलएच जो हम लोग पढ़े थे ना, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजोन। ठीक है, तो आई एलएच के बीच में हम लोग को टी रख देंगे ना, तो कहना कि वो टी यानी दूध पीने वाला हार्मोन से यही टी आ जाएगा बीच में तब। ठीक है साथियों, यानी दूध स्राव होता है, दूध स्राव, तो बच्चा वही दूध पीता है,
यानी कहने का मतलब अगर कोई भी महिला में मान लेते हैं LTH हार्मोन जो है ना नहीं रहेगा ना, तो उसको ना क्या कहते हैं, दूध नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इसको। अब आ जाइए ADH हार्मोन ध्यान में रखना है। इसके कारण छोटी छोटी धमनियाँ, या ई आपको नहीं याद रखना। ठीक है, ई आपको नहीं याद रखना है। यानी आपको 3 गो हार्मोन याद रखना पड़ा, यानी STH, ठीक है साथियों, एगो LH, ठीक है, एगो फिर LH में T रख दिए थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए ऑब्टू ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होता है ना उसी को कहते हैं हम लोग ऑब्टू ग्रंथि। ठीक है, तो ऑब्टू ग्रंथि को ही थायराइड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। ठीक है साथियों, यह मनुष्य के गले में, माने देखिए थायराइड कहाँ होता है ना, कहता थायराइड हो गया तो गला में अधिकांश होता है। श्वसन नली की तरीका के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे रहता है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ गला में होता है। हो गया ठीक। अब देख लीजिए, इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन एवं ई आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए इधर आइए, यह पूरा नहीं याद रखना है, पूरा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए थायराइड की कमी से होने वाला रोग, यह बच्चे में होता है। कौन सा? जड़ मानवता रोग। जड़ मानवता रोग, यह रोग बच्चे में होता है। इसमें बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक जो विकास ना अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो ये आपको ऐसे सिर्फ ध्यान रखना। देखिए बच्चा में जो होता है ना, बच्चा में रोग होता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से जो बच्चा में होता है, तो कहना कि वो इसके ना जड़ से ही, माने बच्चा का मतलब क्या हुआ, बचपन। अब कोई पेड़ आप लगाएं, वो माने छोटा ही से वो बढ़ रहा है, यानी कहना कि वो इसका जड़ बहुत मजबूत है। तो कहना कि वो जड़ यानी कहने का मतलब कोई भी आदमी है उसका जड़ कौन होगा, यानी जो बच्चा होगा वही उसका जड़ होगा। तो ध्यान में कहना कि वो जड़ मानवता, तो बच्चे में होता है। देख लीजिए ये मिक्सिडमा जो ना यौवनावस्था में होने वाला ये रोग है। ठीक है साथियों, यौवनावस्था में होने वाला रोग कौन है, तो क्या आता है, मिक्सिडमा यानी कहना है मिक्सिडमा। तो कहना कि वो मिक्सिडमा यानी मिक्स वाला, कहना कि वो मिक्स हो गया यानी मिक्स हो गया, यौवनावस्था में होता है। मिक्स हो गया यानी कह देगा मिक्सिडमा को, मिक्स हो गया यानी बड़ा होने के बाद, मैंने बड़ा हुआ ना, तो यौवनावस्था में क्या हुआ, मिक्स हो गया। तो ध्यान में इसको इससे रखना। ठीक, अब आ जाइए यहाँ। लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। ई आपको यह रोग के कारण देख लीजिए, ई आपको नहीं याद रखना। ठीक, थोड़ा मोड़ा इससे ध्यान रख लीजिए। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। कभी कभी किस रोग के, तो हाइपोथायरॉयड, देख लीजिए थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। कहना कि थायराइड ध्यान में रखिए, थायराइड ध्यान में रखिए, खाली हाइपो लगा देना है। हाइपो लगाना कहना कि वो हाई बोल होता है ना, कोई आदमी हाई लेवल से बोलता है, तो ये हाई लेवल से नहीं बोल पाएगा। कौन? ये हाई लेवल से नहीं बोल पाएगा, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है कभी कभी। तो ये थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। कभी कभी कुछ नहीं से पूछ देता है। भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग होता है। कौन? घेगा। यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा होता है साथियों। ठीक है साथियों, इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, यानी थायराइड ग्रंथि ना बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, तो यूँ घेगा हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि सिर्फ यह ध्यान में रखिए ना, भोजन में आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा। ठीक, अब आ जाइए। तो थायराइड की कमी से था, ये थायराइड के अधिकता से होने वाला रोग है। तो ये सबको आपको उतना भी नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, ये सब आपको नहीं याद रखना है, वो भी थोड़ा मोड़ा आपको याद रखना है, पूरा नहीं। ठीक, इधर आ जाइए, ये पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि जो ना, पैराथायराइड माने पैरा अप टू का मतलब क्या होता है? थायराइड। अप टू का मतलब क्या होता है? थायराइड। तो पैराथायराइड का मतलब हो गया, पैराथायराइड का मतलब पैरा अप टू। ठीक है साथियों, देख लीजिए, तो इसको आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए हार्मोन, इस सब को अभी आप लोग को नहीं याद रखना है। ठीक, आ जाइए, उसके बाद इधर आ जाइए, देख लीजिए, ये सब है ना, आपको ये सब थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ना, याद नहीं करना है इसको। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, थाइमस ग्रंथि सब है ना, इस सब को आपको छोड़ के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे उतना ही नहीं पूछता है। ठीक, अब आ जाइए, इस सब को छोड़ते हैं, इधर आ जाइए। ये देखिए, यह पूछा हुआ प्रश्न है,
अधिवृक्क ग्रंथि में ये देख लीजिए लरो एवं उरो, तो अधिवृक्क में यह पूछा हुआ क्वेश्चन, या वृक्क के ऊपर होती है। ठीक है साथियों, वृक्क इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। जब भी कहते हैं किसका मुख्य कार्य जो ना तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालेगा ना, तनाव माने टेंशन होता है, तो टेंशन होता है तो अधिक टेंशन हो गया अधिक टेंशन हो जाएगा तो अधिवृक्क, अधिवृक्क। ठीक है साथियों, अधिक ना कहता कि बहुत टेंशन हो गया, टेंशन के समय अधिवृक्क निकलता है, तो अधिवृक्क इसको कहते हैं। देख लीजिए ये एड्रेना ग्लैंड है, एड्रेना ग्लैंड। तो देख लीजिए एड्रेना ग्लैंड, यानी ध्यान में रखना है कि अधिक टेंशन होगा ना साथियों, अधिक टेंशन होगा तो यही निकलेगा। तो टेंशन होगा ना, अधिक दिमाग पर प्रेशर आएगा तो लड़ाई होने लगेगा। नहीं कहता लड़ाई होने लगेगा तो लड़ो और लड़ जाओ और वहाँ से उड़ जाओ, यानी नहीं कहता कि लड़ाई करो और भागो वहाँ से, यानी लड़ो उड़ो। यानी ध्यान रखना है अधिवृक्क जो ना, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो ग्रंथि क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। यानी फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट किसको कहते हैं, तो अधिवृक्क को, अधिवृक्क को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अधिवृक्क को कहते हैं। एड्रेनल है, एड्रेनल ग्लैंड है। अब देख लीजिए इस सब को आपको उतना नहीं याद रखना है, इधर आ जाइए, वह याद, इसको आपको याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, अब बाकी ये सब आपको उतना नहीं याद रखना है, ये सब आपको उतना नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, ये लिंग हार्मोन है, ये सब इसको आपको नहीं याद रखना है। इधर आइए, जीवन में नितांत आवश्यक है कौन, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है। ध्यान में रखना है कि वो कौन, तो कहें कि कोर्ट, यानी कहना कि वो शरीर में मान लेते बहुत ठंडा है, कहीं पर बहुत ठंडा है, वहाँ जाइएगा तो आप अगर कोट उतारिएगा ना तो सीधे ठंडा से आप मर जाइएगा। तो ध्यान में रखना है कि वो जीवन में नितांत आवश्यक है, माने बहुत ही अधिक आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रहेगा। तो कहना है कि वो कोट अगर जब हम उतार देंगे ठंडा प्रदेश में तो 1 से 2 सप्ताह जिंदा रहेगा। इसलिए कोर्टेक्स शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रम गड़बड़ी इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। अब देख लीजिए कोर्टेक्स में ना, कोर्टेक्स में तो कहना कि जब भी कोर्टेक्स में ना कोई चीज़ गड़बड़ी होगा ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन रोग। क्या कहते हैं, एडिशन रोग। वैसे ही तो इसको निकाल दिया जाएगा, अगर गड़बड़ी हुआ, अगर ख़राब हो गया कोर्टेक्स तो ज़्यादा से 1 से 2 सप्ताह आप जिंदा रहिएगा। ठीक है, तो कहिएगा अच्छा इसको ना अब ऐड लगाना है, इसमें ऐड लगाना है, किस में, कोर्ट में। नहीं, कोर्ट बेचेंगे उसमें ऐड लगाएंगे तो एड्री क्या है, एडिशन, एडिशन रोग। क्या है कहना कि किस एडिशन का है ना, कहता है ये बुक किस एडिशन का है, वो बुक किस एडिशन का है, तो क्या बुक होता है इस एडिशन का, उस एडिशन का, लेकिन कोट भी एडिशन का ही लेंगे हम लोग, कहेंगे वो कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यहाँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ सब देखने को आपको मिलेगा। देखिए मेड्यूला, मेड्यूला को आपको हम आगे भी पढ़ाए थे, इसमें भी देख लीजिए। मेड्यूला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन है। ठीक है, या नॉर एड्रीनलिन दोनों एमिनो अम्ल है। तो ध्यान में रखना है, इनमें देख लीजिए आपको क्या कहना है कि मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन कौन है, तो एपिनेफ्रिन, यानी कहना एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ए और पी नेफ्रिन। या ध्यान में रखना एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन, माने एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन कहा जाता है। एड्रीनलिन किसको कहा जाता है, एपिनेफ्रिन को ही। या नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनलिन दोनों अमीनो अम्ल है। कहने का मतलब आप लोग को यह बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि मेडुला, कहना कि अच्छा मेडुला, मेला देखने गया ना ए नाम के आदमी तो नेपाल में, कहना कि वो ए नाम के आदमी ना, ए नाम के आदमी ना पी लिया नेपाल में, मेला देखने गया था तो मेला से मेडुला, ठीक है, ए नाम के आदमी पी लिया नेपाल में, नेपाल से नेफ्रिन। ठीक है साथियों, तो कहना को मेडुला से क्या निकलता है, मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है, तो एपिनेफ्रिन। या एपिनेफ्रिन को ही हम लोग कहते हैं एड्रीनलिन। ठीक है साथियों, एपिनेफ्रिन को ही हम लोग कहते हैं एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। ठीक है, या और क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन तो निकलता है और नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, तो नॉर एपिनेफ्रिन को ही हम लोग कहते हैं नॉर एड्रीनलिन। क्या कहते हैं साथियों, नॉर एड्रीनलिन कहते हैं, नॉर एड्रीनलिन कहते हैं, नॉर एड्रीनलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए और आप दिखाते हैं और देख लीजिए, यानी आपको ध्यान में रखना है ना, एपिनेफ्रिन को ही नॉर क्या कहते हैं, एड्रीनलिन। एपिनेफ्रिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनलिन, और नॉर एपिनेफ्रिन को ही हम लोग कहते हैं नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, देख लीजिए। अब आ जाइए, इन्हें सम्मिलित रूप से
कैटेकोलमिनस कहते हैं। कैटेकोलमिनस कहना कि अच्छा ये दोनों जो होता है ना, इसको सम्मिलित रूप से माने क्या कहता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन या माने एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कैटेकोलमिनस। तो ध्यान में रखना है कि अच्छा कैट माने कैट कॉल किया क्यों, क्योंकि मेड्यूला से ये दोनों एक ही साथ जब सम्मिलित रूप से निकलेगा ना तो उसको कहेंगे कि वो कैट कॉल किया, तो कैटेकोलमिनस ध्यान में रखना, ठीक है। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, देख लीजिए एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन, इसी को हम लोग कहते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन होता है ना, इसको नॉर एपिनेफ्रिन। तो यानी एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन जो है ना वह आपको क्या कहते हैं, ई अलग हुआ ई अलग हुआ, नॉर लग गया ना, कोई नाम में नॉर लग गया वो अलग हो जाता है इसमें। तो यह ध्यान में रखिए एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता से तेजी से माने होता है ना, स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होता है। इसी कारण इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। आप देख लीजिए, आपको क्या बोले थे, लरो और उरो, तो कौन था, अधिवृक्क जिसको क्या कहते थे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे दिखाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते थे, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए एड्रेनल, देख लीजिए एड्रेनल कहते थे। तो ही एड्रेनल से एड्रीनलिन, यानी क्या कहना है कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन किसी भी प्रकार के दबाव माने कोई चीज़ प्रकार का मान लेते दबाव हुआ करे तो नहीं होता, कोई आदमी से तुरंत डर जाता है, एकदम डर जाता है। तो आपातकालीन स्थिति में अधिकता से तेज़ी से स्रावित होता है, अधिकता में तेज़ी से स्रावित होता है। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन, तो कहना कि आपातकालीन हार्मोन कौन होता है, तो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, या एड्रीनलिन के जगह पर आपको क्या दे देगा, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन के जगह पर नॉर एपिनेफ्रिन दे देगा, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना कि ये दोनों जो है ना अधिकता से निकलता है, इसीलिए दोनों को क्या कहते हैं, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं या युद्धक हार्मोन कहते हैं। युद्धक हार्मोन इसी को कहते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को, और उसके साथ क्या कहते हैं, फ्लाइट हार्मोन भी, यानी कहने का तो फ्लाइट तुरंत उड़ जाता है, तो फ्लाइट हार्मोन भी इसी को कहा जाता है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को, ठीक है। ये हार्मोन सक्रियता आंखों की पुतली ना होता है, कोई आदमी पर कोई चीज़ का दबाव बनाए तो डर से अगर वो काम किया रहेगा तो डर से वो घबराने लगता है, उसका ना शरीर से ना आँख नाक को इस टाइप से होने लगता है। तो ध्यान में रखना कि वो एड्रीनलिन निकल रहा है इसके शरीर से, ठीक है। जैसे कि मान लेते कोई टीचर है, उसे पूछने में आप लोग कहीं मान लेते पढ़ने जाते हैं तो हिचकिचाते रहते हैं, तो वो एड्रीनलिन आपके शरीर से निकलने लगता है, इसीलिए आप न डर से हिचकिचाने लगते हैं, ठीक है। यह देख लीजिए पुतली का फैलना, रोंगटे खड़ा होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, संकुचन और श्वसन दर को बढ़ाता है। देख लीजिए इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। कहना है ये लिपिड और प्रोटीन का विखंडन से भी प्रेरित है। सिर्फ आपको यह ध्यान में रख लेना है कि दबाव के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो कहना कि वो दबाव के समय ना हार्मोन निकलता है यही एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ठीक है साथियों। इसको आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाइए इधर, इसके बाद आ जाइए देखिए एपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग एड्रीनलिन कहते हैं, हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। देख लीजिए हृदय एकाएक रुक गया ना, तो कि दबाव में एकाएक रुक गया हृदय, तो फिर जो यही एड्रीनलिन जो है ना, यानी जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, वही आएगा ना फिर शरीर में, तो फिर आपका हुआ क्या कहते हैं, रुका हुआ हृदय पुनः चालू हो जाएगा, ठीक है। उत्तेजना के समय एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। जैसे क्रोध, भय एवं खतरे के समय एड्रीनलिन, आपको इधर बताया भी थे, यह हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता था। ये नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना उत्तेजना के समय क्रोध विरोध खतरा उतरा, उस समय गुस्सा उस्सा मन कर किसी को मारे, इस सब के समय यही निकलता है कौन, एड्रीनलिन, ठीक है साथियों। अब आ जाइए इसमें जनन ग्रंथि हम लोग देखते हैं, जनन ग्रंथि, ठीक है साथियों। तो जनन ग्रंथि में जो देखने वाला होगा ना वही हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए देख लीजिए एस्ट्रोजन, हम लोग याद किए थे ना एस्ट्रोजन, ये अंडवाहिनी के
परिवर्धन को पूर्ण करता है। ठीक है, यह स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसको आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि स्त्री में क्या पाया जाता है, स्त्री में कौन सा हार्मोन जो उत्तेजना वाला हार्मोन होता है, उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है, क्या वह एस्ट्रोजोन, और पुरुष में देखिए टेस्टोस्टेरोन, अरे क्या यार नाम, एस्ट्रोजन इस टाइप का पाया जाता है। ठीक है साथियों, जो कि आगे आपको हम बताएंगे। ठीक, देख लीजिए देख लीजिए पहले प्रोजेस्टेरोन। देखिए यह एस्ट्रोजोन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक होता है। देख लीजिए यह इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान में रखना है। देख लीजिए 1 मिनट इसको हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन वो था वो। ठीक है साथियों, वह अभी दिमाग में आया। यानी यह देख लीजिए यह जो ना कौन, तो प्रोजेस्टेरोन जब भी कह देगा ना, आपसे पूछेगा कि कौन सा जो हार्मोन है ना एस्ट्रोजन से, कौन सा हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, यही एस्ट्रोजन। देख लीजिए यह वाला एस्ट्रोजन है साथियों। तो इसी एस्ट्रोजन माने जो महिला में पाया जाता है एस्ट्रोजन, तो कहना कि वही एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक कौन होता है, तो कहना कि वो एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन। ध्यान में रखना है प्रोजेस्टेरोन, यानी एस्ट्रोजन के साथ कौन प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के साथ मिल के स्तन वृद्धि करने में काम कौन आता है, तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए आगे। देख लीजिए गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है, रिलैक्सेशन। ठीक है साथियों, तो इसको आपको उतना नहीं ध्यान में रखना है। या इधर आ जाइए, ग्रीवा ये आपको नहीं, ठीक है, आ जाइए आपको ब्रीसन। ठीक है, इससे निकलने वाले हार्मोन के ये टेस्टोस्टेरोन, यही टेस्टोस्टेरोन। यानी ब्रीसन से कौन सा हार्मोन निकलता है साथियों, तो ब्रीसन से निकलता है वही टेस्टोस्टेरोन। ठीक है साथियों, चलिए इसमें सिर्फ उतना करना था, बाकी जो जल्दी जल्दी हम आपको करवा देते हैं इस सब में। ठीक है, प्रजनन तंत्र देख लीजिए, प्रजनन तंत्र इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान में रखना है। मानव एक लिंगी प्राणी है, ध्यान में रखना है, मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी अर्थात नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। आपको ये सब, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और उसे नर, और जो केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। तो वो तो जानते ही हैं कि शुक्राणु उत्पन्न जो करेगा वह नर, और अंडाणु जो उत्पन्न करेगा वह मादा होता है। ठीक है साथियों, इस सब को आप अब आगे चलिए। जी, मानव में अंडे का निषेचन देख लीजिए, मानव में, मनुष्य में अंडे का निषेचन फैलोपियन नली में तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। मानव, यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है साथियों, तब मानव में अंडे का निषेचन माने मानव में अंडे का निषेचन किस में होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। ध्यान में रखना है, फैलोपियन नली में होता है। ठीक है साथियों, और भ्रूणीय विकास जो ना गर्भाशय में होता है। यानी भ्रूण का जो विकास होता है कहाँ होता है साथियों, तो गर्भाशय में, भ्रूण का गर्भाशय में होता है। ठीक है साथियों, भ्रूण का गर्भाशय में, और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नली में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। मानव जरायुज होते हैं, ध्यान में रखना है, मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जो भी डायरेक्ट शिशु का जन्म देता है ना, उसको जरायुज कहा जाता है साथियों। जरायुज कहता है, जरायुज कहा जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना, फिर शुरू में लास्ट में भी राय के रायु कहना है, रायु। जरायुज माने मानव जरायुज होते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात यह जो सीधे बच्चे को जन्म देता है ना, उसको जरायुज कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नर लैंगिक अंग। तो आप लोग को इधर आइए, जो इम्पोर्टेंट होगा वो उसको हम करवाएंगे। ठीक है, आ जाइए इधर। हाँ देखिए, ये थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। सर्टोली कोशिका देख लीजिए, सर्टोली कोशिका शशक, मेढक, स्तनधारी एवं कॉकरोच के वृषण में पाई जाती है। जब भी कह देगा सर्टोली, यानी कह देगा कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है, जब भी कह देंगे वो सर्टोली कोशिका, तो सर्टोली कोशिका ना शशक, मेढक,
स्तनधारी और कॉकरोच के वृषण में पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ध्यान में उसको रखना है। अब आ जाइए, इस सब में शुक्राणु उत्पन्न में आवश्यक ताप कम हो जाता है। हाँ, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसीलिए वृषण उदर हुआ के बाद वृषण कोष में स्थित रहता है। यानी ये देख लीजिए, थोड़ा हमारा देख लीजिए, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। और देख लीजिए, शुक्राणु उत्पादन में ना आवश्यक ताप जो होता है ना, वो जो होता है देख लीजिए शरीर के ताप से ना कम होता है। कहने का मतलब है कि देख लीजिए, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु बनेगा तो शरीर का जो ताप होता है ना, उस ताप से कम ताप रहना चाहिए। वृषण का जो वृषण कोष होता है ना, वृषण कोष, उसमें शुक्राणु बनता है। तो वृषण कोष में शुक्राणु बनता है साथियों, तो क्या कहते हैं कि उसका वृषण कोष के जो ना ताप हो ना, टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम रहना चाहिए। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, ग्रीवा और पूंछ। तो ध्यान में आपको रखना है, शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है। ध्यान में रखना है, शुक्राणु की लंबाई कितना था, 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है। ठीक है, यह 3 भागों में विभाजित होता है। किस किस भाग में, तो कहना कि वो शुक्राणु सिर, ग्रीवा और पूंछ। सिर, ग्रीवा माने सिर, ग्रीवा और पूंछ, सिर, ग्रीवा और पूंछ। ठीक है, शुक्राणु कहना सिर, ग्रीवा और पूंछ। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिका के समूह पाए जाते हैं, जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्रावित करता है, माने श्रवण करता है। यह हार्मोन, ये आपको तो कई बार बोल चुके हैं, तो ये आप इधर आ जाइए। ठीक है, अधिवेशनीय शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। यह सब आपको याद नहीं रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वो याद करवा दे रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए, ये सब जो है ना, ये सब आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए, ठीक है, वह क्या कहते हैं, हाँ वो था नर लैंगिक अंग था। ठीक है, नर लैंगिक अंग था। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मादा लैंगिक अंग। ठीक है साथियों, मादा लैंगिक अंग जो है वो हम आप लोग थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है हम आप उसको करवा देंगे। ठीक है, आ जाइए, ये सब जो इम्पोर्टेंट है हम उसको आपको करवाते हैं। देख लीजिए, इसको थोड़ा पढ़िए। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ठीक है, यह पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। यह सब आपको, यह कहानी सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ देख लीजिए, ये थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे अंडाशय के आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। देख लीजिए, अंडाशय का आंतरिक भाग जो होता है ना, अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है ना, तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है। जब भी कह देगा अंडाशय के आंतरिक भाग किससे बना होता है, तो कहना कि संयोजी ऊतक, अंडाशय के आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, जो इसमें इस सब में उतना ये सब पूरा नहीं करने वाला है। अब देख लीजिए, अंडाशय से देख लीजिए, अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है साथियों, देख लीजिए, अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है। ध्यान में रखना है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो ना वहाँ पे बताए थे आगे, प्रोजेस्टेरॉन जो था वो जो ना स्तन वृद्धि में सहायक था, प्रोजेस्टेरॉन, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है। ठीक है साथियों, तो कौन, अ से अंडाशय, अ से एस्ट्रोजन ध्यान में रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। ठीक है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा यह क्वेश्चन कि ऋतुस्राव को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, इसकी संख्या 2 होती है, अंडवाहिनी का या पतली पेशी है, इसको आपको नहीं याद रखना है। ठीक, अच्छा, ये देख लीजिए,
गर्भाशय, गर्भाशय यह 7.5 सेमी लंबा, 5 सेमी चौड़ी तथा इसकी दीवार 2 पॉइंट माने 2.5 सेमी मोटी होती है। इतना ही सब आपको नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है गर्भाशय का ना इसका वजन लगभग 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम और नाशपाती के आकार जैसा होता है। देख लीजिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, नाशपाती के आकार जैसी होती है। नाशपाती के आकार जैसी क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय नाशपाती के आकार की जैसी होती है, तो थोड़ा मोड़ा ध्यान में आपको रखना है। गर्भाशय का वजन 3.5 ग्राम होता है। कैसा होता है साथियों? कितना ग्राम? 3.5 ग्राम होता है। 3.5 ग्राम गर्भाशय का, 3.5 ग्राम नाशपाती के आकार के होता है। ठीक है, अब आ जाइए, देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, ये सब आपको चलिए आ जाइए, यहाँ से देखिए, ऋतुस्राव चक्र। जब भी ऋतुस्राव चक्र का नाता है, गर्भावस्था को छोड़कर, यानी गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों में जो गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है, इसे ही मासिक धर्म या रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कितना? 26 से 28 दिनों में, 26 से 28 दिनों में। ठीक है, यह प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसी को मासिक धर्म को ही रजोधर्म कहते हैं। मासिक धर्म को ही हम लोग रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने से 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है साथियों, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यह माने कितने दिन के? ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद, यानी ध्यान में रखना है, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडवाहिनी से बारी बारी से निकलता है। जैसे इसको आपको छोड़ दीजिए, यहाँ ये आ जाइए, आ गया ये। ठीक है, इस कुछ जो है ना, आप अपना रीडिंग दे दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा आप इसको रीडिंग दे दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वही हम करवा रहे हैं इसमें। ठीक, युग्नज ये सबको आपको उतना नहीं याद रखना है, इस सबको आपको उतना नहीं याद रखना। ठीक है, हाँ, यह इसको याद रखना है। खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां अंड के मोचन का निरोध करती है, अंड के मोचन का निरोध करती है। थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान रखना है, इसको आपको उतना नहीं ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाइए, देख लीजिए, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन अंडवाहिनी में होता है साथियों। निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिनी में होता है, ध्यान में रखना है। आ जाइए, यह सब आपको नहीं देखना है, इधर आ जाइए। देखिए, इसमें पूरा नहीं करने वाला है, जो करने वाला हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, यह महत्वपूर्ण तथ्य में जो इम्पोर्टेंट है आपको उसको देख लेना चाहिए। देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता आरंभ होती है, वह समय यौनारंभ कहलाता है। ठीक है साथियों, यौनारंभ कहलाता है। जनन की क्षमता स्त्रियों में सामान्य है। देख लीजिए, जनन की क्षमता स्त्रियों में सामान्य 12 से 16 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। कब? 12 से 16 वर्ष में, जबकि 40 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। यह पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है साथियों, ये ऊपर आपको ये नहीं याद रखना, ये याद रखना जनन की क्षमता, माने जनन की क्षमता स्त्रियों में सामान्य 12 से 16 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है। कब? 12 से 16 वर्ष में, और जबकि 40 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे 40 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाती है। पुरुष में यौनारंभ 12 से 16 वर्ष की उम्र में होती है। यानी देख लीजिए, स्त्री में और पुरुष में दोनों 12 से 16 वर्ष में होती है, जबकि 50 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे जनन क्षमता घट जाती है। यानी स्त्री और पुरुष दोनों में देख लीजिए, 12 से कितना 16 वर्ष तक जनन क्षमता प्रारंभ होती है और समाप्त 40 से 50। पुरुष में भी 12 से 16 में शुरू होता है और 40 से 50 के आसपास खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, उसके बाद यह देखिए, यह आपको नहीं याद रखना है। हाँ, देख लीजिए, मोनार्की आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, मोनार्की आपको ध्यान में रखना है। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना, यानी लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है? मोनार्की कहलाता है साथियों। ठीक है, 12 से 13 वर्ष के लगभग उम्र में। देख लीजिए, जनन 12 से कितना 16 है, तो यही 12 से 13 वर्ष की उम्र में ना यह मोनार्की प्रारंभ होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मोनार्की। तो यह आपको जरूर ध्यान में रखना है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो देख लीजिए आपको, क्योंकि यहीं पे देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य करके बना के दे दिया है। ठीक है साथियों,
तो आपको इस सबको बढ़िया से थोड़ा रीडिंग दे देना है, और जो हम बोल रहे हैं उसको आपको याद रख लेना है। यानी मोनार्की, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना मोनार्की कहलाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यानी रजनोविरिति, रजनोविरिति ध्यान में रखना है कि स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र में, माने उम्र के पश्चात जो ना पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है, इसे ही रजोविरिति कहते हैं। रजनोविरिति यानी 40 से 50 वर्ष में, देख लीजिए 40 से 50 वर्ष के बाद क्या कहते हैं, ऋतुस्राव नहीं होता, ऋतुस्राव नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, रजनोविरिति कहते हैं। ध्यान में आपको रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाकी इसको आपको नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। गर्भाशय देख लीजिए, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को, यह आपको ध्यान में रखना है, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को, गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, जरायु कहते हैं साथियों। देख लीजिए, एगो था देख लीजिए जरायुज, देख लीजिए एगो था जरायुज, तो यह ध्यान में रखना है, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, जरायु, जरायु कहते हैं, जरायु कहते हैं, यानी जरायु कहते हैं, गर्भ के सबसे बाहरी भाग को जरायु कहते हैं, और मानव जरायुज में आता है, ठीक है साथियों, मानव जरायुज में आता है, तो ध्यान में रखना है। जरायुज में इसको आपको नहीं याद रखना है। अब देख लीजिए, अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। अपरा किसको कहते हैं साथियों, तो अंकुर, अ से अंकुर, अ से अपरा, अंकुर और गर्भाशय के कोशिकीय परत को, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान में रखना है। गर्भ अपरा से मजबूत डोरी जैसी रहता है, जिससे नाजुरी या माता और गर्भ के बीच अंग, हाँ देख लीजिए, यह माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। माता और गर्भ के बीच संपर्क काम कौन करता है, तो नाभि रज्जु, नाभि रज्जु, नाभि रज्जु क्या कौन काम करता है, नाभि रज्जु, ठीक है साथियों। तो गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है, जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। ध्यान में रखना है, नाभि रज्जु जो ना साथियों, नाभि रज्जु यह माता और गर्भ के बीच संपर्क बनाए रखता है, ठीक। देख लीजिए, निषेचित देख लीजिए, यह आपको याद रखना है, निषेचित अंडाणु को युग्मज कहते हैं, ठीक, जायगोट, जायगोट इसी को कहते हैं, निषेचित अंडाणु को युग्मज कहते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए, देख लीजिए, कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन, ठीक है। जब शुक्राणु मादा के योनि यानी वजाइना में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं, तो उसी को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, देख लीजिए, उच्च स्तनधारियों के निषेध में मादा, ये आपको नहीं याद रखना है। ये सब इसको आपको याद नहीं रखना, ठीक। अब जरा जाइए, श्वसन, श्वसन में आ जाइए। मनुष्य के श्वसन तंत्र, देखिए मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा और फुफ्फुस होता है। देख लीजिए, यानी कहना है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग, श्वसन यानी सांस लेते तो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है साथियों, फेफड़ा होता है साथियों। ध्यान में आपको रखना क्या होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है। उसी फेफड़े को हम लोग फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़े को ही कहते हैं फुफ्फुस, ठीक है, जिसको लंग्स कहते हैं इंग्लिश में, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन यानी फुफ्फुस यानी फेफड़ा श्वसन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाइए, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको आज ख़त्म कर देते हैं। ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको नहीं याद रखना है, थोड़ा मोड़ा आपको ये श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी से ट्रेकिया को से मैंने जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है ना, उसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स या स्वर तंत्र। माने लैरिंग्स का मतलब क्या होता है, जो आप बोलते हैं, स्वर तंत्र जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है उसी को लैरिंग कहते हैं, लैरिंग, लैरिंग, लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र। तो जब भी ध्यान में रख रहे श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, जब भी कह देगा कि ग्रसन माने ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, उसी को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, यानी स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है, स्वर यंत्र। बाकी सब आपको इतना आपको नहीं याद रखना है,
थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ना, बाकी ये सब नहीं याद रखना है। देख लीजिए, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। देख लीजिए, ध्यान में रखिए, फेफड़ा में ना दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। वैसे भी देख लीजिए, जो राइट हैंड वाला रहता है वो सबका हाथ बहुत ज़्यादा राइट चलता है, तो थोड़ा मोटा हो जाता है, हाथ थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा मोटा होता है। तो ध्यान में रखना कि जो ज़्यादा चलेगा वो ज़्यादा मोटा होगा, यानी दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। ठीक, अब देख लीजिए, प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। जितना फेफड़ा है ना, वो प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा माने जुड़ा रहता है, जिसे प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्यूरल यानी कहना कि वो सिंगुलर ना प्यूरल कहना तो प्यूरल। ठीक है, प्लूरल है लिखा हुआ रल, लेकिन ध्यान में रखना वो प्यूरल। ठीक है साथियों, इससे ध्यान में रखना, प्लूरल। ठीक है साथियों, प्लूरल मेम्ब्रेन। थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान में रख लीजिए। अब इस सबको आपको नहीं याद रखना है, ये सब थोड़ा मोड़ा आपको, ये सब आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सबको आपको छोड़ के चलना है। ठीक है, ये सबको आपको छोड़ के चलना है। अब देख लीजिए, श्वासोच्छ्वास यानी श्वासन माने श्वास। देख लीजिए, श्वासोच्छ्वास जो है ना, वायु का संगठन। ध्यान में रखना, अंदर ली जाती है 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इतना, और बाहर इतना निकलता है। तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। जितना नाइट्रोजन लीजिएगा उतना नाइट्रोजन तो निकल ही जाता है। ऑक्सीजन 21 तो निकलता है 17। ठीक है, बाकी 4% कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको उतना भी ध्यान में नहीं रखना है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यह ध्यान में रखना, कितना? 400 ml ध्यान में आपको रखना। ठीक है, अब आ जाइए इधर। यह सब आपको नहीं उतना करना है। देख लीजिए, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए, ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन का परिवहन, ध्यान में रखना कि वो ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है, तो रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण। यानी हीमोग्लोबिन रहेगा ना तभी सांस लिया आएगा, हीमोग्लोबिन रहेगा यानी ऑक्सीजन का परिवहन माने चलना, ऑक्सीजन का माने आदान प्रदान चलना, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, बाकी सबको आपको नहीं ध्यान में रखना है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है। देखिए कोशिश, देख लीजिए थोड़ा मोड़ा इसको देखिए आप, कोशिकीय श्वसन, ये सबको आपको ग्लूकोज का कोशिका से ऑक्सीजन द्वारा, ये आपको नहीं याद रखना है। अनॉक्सी, देख लीजिए अनॉक्सी श्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी कहते हैं। जैसे में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन, ये सब इसको आपको याद नहीं रखना। इधर आइए, अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरूबिक अम्ल बनता है। ध्यान में रखना है, अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरूबिक अम्ल बनता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा मोड़ा इसको खाली ध्यान में रख ले, पायरूबिक अम्ल। उसके बाद आ जाइए, यह देखिए, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। यानी ध्यान में रखना, श्वसन एक अपचयी क्रिया है। देख लीजिए, यह ध्यान में रखना, श्वसन क्या है, उपचयी की अपचयी, तो कहना कि श्वसन एक अपचयी क्रिया, इससे शरीर के भार में भी कमी होता है। यानी सांस लीजिएगा तो शरीर का वजन भी थोड़ा मोड़ा कम होता है, माने सांस आवागमन, ये समझिए कि एक प्रकार की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अपचयी क्रिया ध्यान में रखना, श्वसन क्या है, तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है, अप डाउन, सांस लेना छोड़ना इस टाइप का होता है। ठीक है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग करता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, यह श्वसन का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। और क्या कहते हैं, उल्टी सब का भी नियंत्रण नहीं करता है, यहीं से
पता चलता है कि वो उल्टी उल्टी होने वाला है। शरीर का सबसे माने मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, वही मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है साथियों, तो यह श्वसन को नियंत्रण यही करता है, ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए थोड़ा मोड़ा, इधर भी देख लेते हैं। यानी इसे अनॉक्सी श्वसन या शर्करा क्यूनन भी कहते हैं। किससे? तो ग्लाइकोलिसिस के। ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, यह थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, इसका अध्ययन सर्वप्रथम कौन, मेयरहॉफ पार्सन ने किया था। ध्यान में रखना, मेयरहॉफ और पार्सन ने किया था। इसीलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी पथ कहते हैं, ईएमपी पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमपी पथ कहते हैं। यानी ध्यान रखना है कि ग्लाइकोसिस को ना क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस को ईएमपी पथ कहते हैं। किसको कहते हैं? कहना कि वो ईएमपी आया तो उसको ग्लास में पानी देंगे तो ग्लाइकोसिस। ठीक है साथियों, यानी क्योंकि ई जो है ना एमडेन मेयरहॉफ और पार्सन ने इसका खोज किया था। यह ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ग्लाइकोसिस जो ना वो ईएमपी पथ किसको कहते हैं, ईएमपी पथ। तो ईएमपी पथ पर आया तो उसको ग्लास में पानी देंगे तो ग्लाइकोसिस कहते हैं। ठीक है, इसी को इनको ना अनॉक्सी श्वसन या शर्करा क्यूनन भी कहा जाते हैं। माने ग्लाइकोसिस को अनॉक्सी श्वसन या शर्करा, अनॉक्सी श्वसन यानी कहना कि वो एमपी आया तो सर कहेंगे ना, सर कहेंगे सर आया तो शर्करा क्यूनन या अनॉक्सी कहना है कि अनॉक्सी श्वसन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थी तो जानबे करते हैं सब, इस सबको आपको नहीं याद रखना है। ये सब आपको उतना नहीं ध्यान में रखना है। हाँ देख लीजिए, क्रेब्स चक्र, इसका वर्णन जो ना क्रेब्स चक्र या तो क्रेब्स ही किया था। ठीक है, इनको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं। देख लीजिए, यह आपको ध्यान में रखना है जब भी ये पूछा हुआ प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र, जब भी कहते हैं ना वो क्रेब्स चक्र। एक मिनट यार, क्या ध्यान में रखना है क्रेब्स चक्र के बारे में? क्रेब्स चक्र के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। कहना इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं। माने कहना कि साइट से माने कहना को साइक मतलब साइकिल वाला ट्रिक, साइकिल पर किसको, क्रेब्स चक्र को लाद के ले जाएंगे। क्रेब्स माने कहना कि क्रेब्स यानी क्रे के हटा देंगे तो बस यानी बस के कहना कि वो बस से नहीं जाएंगे हम, या तो साइकिल से जाएंगे तो साइट्रिक अम्ल, या ट्राई करेंगे कार से जाने का तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी इसको कह सकते हैं। सॉरी, अरे ये कहना कि वो क्रेब्स, बस तो हम बस नहीं जाएंगे, साइकिल से जाएंगे तो साइट्रिक अम्ल या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अम्ल चक्र इसको कहते हैं। चलिए, या इस सब को आपको उतना ध्यान में नहीं रखना, थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए फाइनली यह ख़त्म हो गया। फाइनली यह चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर था, यह ख़त्म हो गया। आपको इसको थोड़ा बढ़िया से देख लेना, जो इम्पोर्टेंट है हम वही करवाए हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।